जो एक इंसान की बेसिक नीड्स होती हैं वो होती है रोटी, कपड़ा और मकान। लेकिन ये मकान अपना ही हो ऐसा ज़रूरी है क्या? या दूसरे का हुआ तो भी चलेगा, मतलब रेंट पे हुआ तो भी चलेगा? आइए जानते हैं इस वीडियो में। Hey guys, this is अजय शर्मा, वेलकम्स यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल जिसका नाम है FinOcean। तो जो पहला पॉइंट है वो है EMI वर्सेस रेंट। कौन सा ऑप्शन हमारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा? चलिए मान लेते हैं कि आप एक फ़्लैट को परचेज़ कर रहे हो जिसकी कीमत है 60 लाख रुपीज़ और उस 60 लाख के ऊपर आपको 40 लाख जो है वो लोन के तौर पे मिल जाएगा और जो बाकी के 20 लाख रुपए हैं वो आप डाउन पेमेंट कर दोगे क्योंकि बैंक बैलेंस जो आपके पास है वो 20 लाख का है। तो 60 लाख में से 40 लाख का लोन लिया आपने और 20 लाख जो है आपने अपनी जेब से डाउन पेमेंट के रूप में भर दिया है। तो 40 लाख के ऊपर जो EMI होगी वो मान लेते हैं कि 40,000 पर मंथ की होगी। अगर आप इस 60 लाख के फ्लैट को रेंट पे लेते हो तो ये 60 लाख का के फ्लैट के ऊपर जो रेंटल एक्सपेंसेस होगा वो ऑन एन एवरेज आपका 20,000 का होगा। मतलब कि जो EMI है वो 2 टाइम्स है आपके रेंट की और ये 2 टाइम्स EMI ऑफ इट्स रेंटल एक्सपेंसेस ये सही बैठती है ऑन एन एवरेज हर सिचुएशन में, हर सिटी में और हर कंडीशन में। मतलब कि आपका EMI एक्सपेंसेस जो पर महीने का होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा आपके रेंटल एक्सपेंसेस से अगर आप एक फ़्लैट को परचेज़ करते हो तो। मान लो कि आपने वो फ्लैट को परचेज़ किया है 60 लाख का, तो स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेस होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल लैंड है, तो लैंड ये बढ़ने वाला तो है नहीं अनलेस एंड अनटिल मार्स के ऊपर कोई बस्ती बस जाए और मार्स के भी ऊपर जो है लैंड अवेलेबल हो जाए और जो धरती के ऊपर जो ज़मीन के दाम है वो कम हो जाए। तो अगर ऐसा कुछ नहीं हुआ तो जो फ्लैट के रेट है वो तो बढ़ने ही वाले हैं। तो मान लेते हैं कि फ्यूचर वैल्यू जो होगी 60 लाख के फ्लैट की वो 10% इन्फ्लेशन रेट के हिसाब से, मतलब कि 10% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से वो 10 साल के बाद जो कीमत होगी उसी फ्लैट की वो होगी 1.71 करोड़ के आसपास। लेकिन अगर आप उसी फ्लैट को रेंट के ऊपर लेते हो तो क्या आप आज ही 60 लाख को इन्वेस्ट कर पाओगे? द आंसर इज़ नो। आप 60 लाख को इन्वेस्ट नहीं कर सकते। आप 60 लाख को इन्वेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास 60 लाख तो है ही नहीं, और है ही नहीं इसीलिए तो आपने 40 लाख का लोन लिया था और सिर्फ 20 लाख जो आपके बैंक बैलेंस में थे उसी को आपने जो है डाउन पेमेंट के रूप में जब फ्लैट आपने परचेज़ किया था तो दे दिया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि आज तो आपके पास 20 लाख रुपए हैं। तो अगर आप फ्लैट को रेंट के ऊपर लेते हो तो आप सिर्फ 20 लाख को ही इन्वेस्ट कर पाओगे। तो अगर आप फ्लैट को रेंट के ऊपर लेते हो तो हम यहाँ पे रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मानेंगे 12% का। लेकिन जब हमने फ्लैट को परचेज़ किया था तो तब हमने रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट माना था 10% का। यहाँ पे 12% क्यों? क्योंकि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ऑन प्रॉपर्टी जो आजकल मिल रहा है वो थोड़ा कम है कंपेरेटिवली म्यूचुअल फंड्स के या फिर शेयर मार्केट के। तो इसलिए हमने अपने एग्जाम्पल में यहाँ पे जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट अगर आप उसी फ्लैट को रेंट के ऊपर लेते हो तो वो हमने 12% का माना है। तो ये 20 लाख रुपए आपके 10 साल बाद 12% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के हिसाब से हो जाएंगे 62 लाख के आसपास। लेकिन अगर आप रेंट पे लेते हो फ्लैट को तो जो 40,000 की EMI आप पर मंथ दे रहे थे वो भी अब आपको नहीं देनी पड़ेगी। अब आपको सिर्फ एक 20,000 का रेंट देना पड़ेगा। तो 40,000 में से 20,000 जो रेंटल के एक्सपेंसेस है वो गए तो बचेंगे 20,000। ये 20,000 आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होगी। और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मतलब कि वैल्यू इन इट्स नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज़, मतलब कि आप इस 20,000 को भी कहीं ना कहीं पे तो इन्वेस्टमेंट करोगे। तो मान लेते हैं कि आपने इस 20,000 को भी एट द रेट 12% इन्वेस्टमेंट कर दिया है फॉर 10 ईयर्स, तो इसकी भी एक फ्यूचर वैल्यू होगी। प्लस जो 3,000 अगर आप फ्लैट को परचेज़ करते हो तो ओनर को 3,000 जो है मेंटेनेंस चार्जेस के रूप में सोसाइटी को देने पड़ते हैं। प्लस आप इसका जो है एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस करोगे जैसे कि पेंट हो गया या फिर और कुछ रेनोवेशन हो गया, तो वो सारे भी एक्सपेंसेस आपके बच जाते हैं। तो ये कॉस्ट सब कुछ मिला के जो आपकी फ्यूचर वैल्यू होगी वो होगी 1.30 करोड़ की, जो कि कम है 1.71 करोड़ की अगर आप फ्लैट को परचेज़ करते हो तो।
अगर आपने फ्लैट को जो है रेंट के ऊपर लिया तो रेंटल एक्सपेंसेस तो आपका एक लाइफ टाइम कॉस्ट है। मतलब जब तक आप फ्लैट को परचेज नहीं कर लेते आपको रेंटल एक्सपेंसेस तो देने ही पड़ेंगे। लेकिन अगर वहीं पे मैं इंटरेस्ट की बात करूं जो कि आप तब दोगे जब आपने फ्लैट को परचेज़ किया होगा, तो ये लाइफ टाइम कॉस्ट आपकी नहीं है। एक बार आपने वो ईएमआई चुकाई, वो लोन का अमाउंट चुकाया, आपको जो है ईएमआई का पेमेंट नहीं करना, तो ये आपकी लाइफ टाइम कॉस्ट नहीं होती। मतलब अगर आपकी एक स्टेबल इनकम है तो ईएमआई के रूप में, मतलब कि आपको फ्लैट परचेज करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर आपकी एक स्टेबल इनकम नहीं है तो जो है आपके लिए रेंटल एक्सपेंसेस ही फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि मान लो कि एक महीने आपकी इनकम नहीं जनरेट हुई तो आप वो ओनर के साथ जो है एज़ पर म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रेंट को जो है डिफ़र भी कर सकते हो। लेकिन आप लोन के पेमेंट को डिफ़र नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आपने डिफ़र किया तो लोन के साथ साथ आपको इंटरेस्ट प्लस पेनल्टी भी पेमेंट करना होगा वो बैंक को। अगर आप एक फ्लैट को रेंट के ऊपर लेते हो तो आपकी इनकम का जो एक फिक्स्ड पोर्शन है वो ईएमआई के रूप में बैंक के पास चला जाएगा। जो ईएमआई है वो ज़्यादा होती है, वो 2 टाइम्स होती है ऑफ इट्स रेंटल एक्सपेंसेस के। तो इसका मतलब ये होगा कि आपके बैंक में जो पैसा होगा वो, अगर आप रेंट के ऊपर कोई फ्लैट को लेते हो तो वो बैंक बैलेंस ज़्यादा होगा। तो ये ज़्यादा प्रॉन होगा कि आप अनवांटेड एक्सपेंसेस कर दें, जो कि आपके इन्वेस्टमेंट के लिए, आपके सेविंग के लिए एक अच्छा ऑप्शन नहीं होगा। तो अब बात करते हैं मेरे ओपिनियन की। तो मेरा ओपिनियन यही है कि अगर आप कोई एक फ्लैट को परचेज़ कर रहे हो इन्वेस्टमेंट पर्पज़ के तौर पे, मतलब कि उसमें रहने के लिए नहीं, जिस प्रॉपर्टी का रेट जो है आज तो ज़्यादा नहीं है लेकिन आने वाले सालों में और ज़्यादा वो बढ़ सकता है, तो तब आपको जो है वो फ्लैट को ले लेना चाहिए। तो फ्लैट को परचेज़ करना एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है अगर आप जो मेजर कॉस्ट है उसको आप फाइनेंस करो अपने सोर्सेज के थ्रू, ना कि लोन के ऊपर। आप लोन के ऊपर ज़्यादा फाइनेंस इकट्ठा नहीं कर सकते, क्योंकि इससे आपको ज़्यादा इंटरेस्ट पेमेंट करना होगा और जिसकी कॉस्ट जो है वो बढ़ेगी ही। लेकिन अगर आप वहीं पे फ्लैट को ले रहे हो रहने के लिए, तो रहने के लिए आप सिर्फ 1 या 2 प्रॉपर्टी को लोगे तो आपके लिए मेरे हिसाब से ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। क्योंकि जो प्रॉपर्टी के ऊपर आज के दौर में रिटर्न्स आ रहे हैं वो एक स्टेडी रिटर्न्स है, मतलब कि वो इंक्रीजिंग रेट के साथ बढ़ नहीं रहे हैं। तो इतने रिटर्न्स तो हम किसी और पोर्टफोलियो में अगर इन्वेस्टमेंट करें तो वहाँ से भी हम लोग जनरेट कर सकते हैं। तो इतना बड़ा फाइनेंस तो हमको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करने से ज़्यादा फ़ायदा नहीं दिख रहा, जबकि हम इतना रिटर्न तो कम इन्वेस्टमेंट में कहीं और से भी जनरेट कर सकते हैं। तो आपका एक बैलेंस पोर्टफोलियो होना चाहिए जो आपके फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल गोल्स को दोनों को सेटिस्फाई कर पाए। अगर मैं अपनी बात करूं तो ज़्यादातर जो मेरी ज़िंदगी है वो हमने एक गवर्नमेंट क्वार्टर्स में बिताई है। तो हमारा हमेशा से ये मानना रहा है कि हमारा भी खुद का एक घर होना चाहिए। हम इस बारे में नहीं सोचते कि हमारे लिए कौन सा ऑप्शन फ़ायदेमंद होगा, मतलब कि परचेज ऑप्शन फ़ायदेमंद होगा या रेंट के ऊपर लिया तो फ़ायदेमंद होगा। हमें तो सिर्फ नॉन फाइनेंशियल कंसिडरेशन जो होता है कि भाई अपना एक खुद का घर होना चाहिए। तो अगर ऐसा आप सोचते हो तो आप ज़रूर फ्लैट लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और 1 या 2 प्रॉपर्टी होने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जो है 1 या 2 प्रॉपर्टी के भी ऊपर आप जो है अच्छा रिटर्न कमा सकते हो। लेकिन इससे ज़्यादा जो है वो एक स्टेडी रिटर्न आपको प्रॉपर्टीज़ के ऊपर आज के दौर के हिसाब से मिल रहा है, तो जो कि कहीं और से भी आप ले सकते हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें। तो थैंक यू गाइस, जय हिंद।